दोस्तों, भारत के अग्नि 5 मिसाइल के मार्क 2 वर्जन को लेकर चीनी मीडिया की तरफ से कई बड़े दावे किए गए हैं। इसके अलावा भारत की आरबीआई ने साफ कर दिया है कि अब ब्रिक्स के अंदर पेमेंट सिस्टम में बड़ी क्रांति लेकर आने वाले हैं। जानते हैं इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में। दरअसल भारत की डिजिटल पेमेंट व्यवस्था यूपीआई ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। अब इसी तरह की तेज और कम लागत वाली पेमेंट व्यवस्था को दूसरे देशों के साथ जोड़ने की दिशा में एक बड़ी चर्चा चल रही है। ब्रिक्स देशों के बीच अब इस बात पर विचार किया जा रहा है कि अलग अलग देशों के फास्ट पेमेंट सिस्टम और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज यानी सीबीडीसी को आपस में कैसे जोड़ा जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो भारत समेत ब्रिक्स देशों के बीच पैसा भेजना पहले के मुकाबले आसान और सस्ता हो सकता है। इस पूरी चर्चा की जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मंगलवार को मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान दी। उन्होंने बताया कि ब्रिक्स के सभी देशों के लिए क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स यानी एक देश से दूसरे देश में पैसा भेजना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट व्यवस्था में कई बार ज्यादा खर्च और ज्यादा समय लगता है। इसीलिए ब्रिक्स देश ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं जिससे सीमा पार भुगतान की लागत कम की जा सके। खास बात यह है कि 2026 में ब्रिक्स का वार्षिक शिखर सम्मेलन भारत की मेजबानी में होने वाला है। ऐसे में डिजिटल पेमेंट और सीबीडीसी को लेकर ये चर्चा भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब सवाल है कि आखिर सीबीडीसी क्या है और इसे आपस में जोड़ने की बात क्यों हो रही है। सीबीडीसी किसी देश के केंद्र बैंक द्वारा जारी की जाने वाली डिजिटल करेंसी होती है। आसान भाषा में कहें तो ये देश की आधिकारिक मुद्रा का डिजिटल रूप है। भारत में आरबीआई ने भी डिजिटल रूपी यानी ई रूपी पर काम किया है। अगर अलग अलग देशों की सीबीडीसी व्यवस्था आपस में जुड़ती है तो भविष्य में एक देश का व्यक्ति या कंपनी दूसरे देश में सीधे डिजिटल तरीके से भुगतान कर सकती है। इसके अलावा ब्रिक्स देश अपने फास्ट पेमेंट सिस्टम्स को भी आपस में जोड़ने पर विचार कर रहे हैं। भारत के मामले में यूपीआई इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यूपीआई ने भारत में कुछ ही सेकंड में पैसे ट्रांसफर करना आसान बनाया है। अगर इसी तरह की पेमेंट व्यवस्था दूसरे ब्रिक्स देशों की तेज पेमेंट प्रणालियों के साथ जुड़ती है तो सीमा पार लेन देन ज्यादा तेज और आसान हो सकता है। हालांकि अभी ये व्यवस्था तैयार नहीं हुई है। आरबीआई गवर्नर ने साफ कहा है कि कई विकल्पों पर चर्चा चल रही है और ये मामला अभी भी डिस्कशन स्टेज में है। यानी अभी ये तय नहीं हुआ है कि ब्रिक्स देश किस मॉडल को अपनाएंगे। सीबीडीसी को जोड़ना एक विकल्प है जबकि अलग अलग देशों के फास्ट पेमेंट सिस्टम्स को जोड़ना दूसरा विकल्प है। आने वाले समय में इन विकल्पों पर और बातचीत हो सकती है। इस मुद्दे को लेकर पहले भी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ चुकी है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसी साल आरबीआई ने भारत सरकार को सुझाव दिया था कि अलग अलग देशों की सीबीडीसी को जोड़ने का प्रस्ताव 2026 के ब्रिक्स समिट के एजेंडे में शामिल किया जाए। इसका मतलब है कि भारत इस मुद्दे को ब्रिक्स के स्तर पर आगे बढ़ाने में दिलचस्पी रखता है। इसके पीछे भारत का एक और बड़ा लक्ष्य है और वह है रुपए का अंतर्राष्ट्रीय इस्तेमाल बढ़ाना। आरबीआई लगातार कोशिश कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सीमा पार भुगतान में भारतीय रुपए का इस्तेमाल ज्यादा हो। अभी दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ प्रमुख विदेशी मुद्राओं का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। अगर भारत दूसरे देशों के साथ स्थानीय मुद्राओं में ज्यादा व्यापार कर पाता है तो डॉलर पर निर्भरता कुछ हद तक कम हो सकती है और भारतीय रुपए की भूमिका बढ़ सकती है। लेकिन इस पूरी व्यवस्था के सामने चुनौतियां भी कम नहीं है। अलग अलग देशों की बैंकिंग व्यवस्था, नियम, टेक्नोलॉजी और करेंसी सिस्टम अलग है। इसीलिए इन्हें एक दूसरे से जोड़ने के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था और देशों के बीच सहमति जरूरी होगी। खासकर साइबर सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा होगा क्योंकि डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल बढ़ने के साथ साइबर हमलों का खतरा भी बढ़ता है। इसी साइबर सुरक्षा और टेक्नोलॉजी के मुद्दे पर आरबीआई गवर्नर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को लेकर भी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय बैंक एआई को सिर्फ एक खतरे के रूप में नहीं देख सकते। एआई एक ऐसी तकनीक है जिसका सही तरीके से इस्तेमाल करके बैंकिंग व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सुरक्षा और सही नियम भी जरूरी है। दरअसल दुनिया भर के केंद्र बैंक इस बात पर नजर रख रहे हैं कि बैंक एआई का इस्तेमाल किस तरह कर रहे हैं। एआई से काम तेज और बेहतर हो सकता है, लेकिन इसके साथ साइबर हमले, गलत फैसले, डेटा सुरक्षा और सिस्टम की जिम्मेदारी जैसे खतरे भी जुड़े हैं। इसीलिए आरबीआई का संदेश साफ है कि टेक्नोलॉजी और सुरक्षा दोनों को साथ लेकर चलना होगा।
कुल मिलाकर देखें तो ब्रिक्स देशों के बीच फास्ट पेमेंट सिस्टम और CBDC को जोड़ने की चर्चा आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट व्यवस्था को बदल सकती है। चलिए अब बात करते हैं अग्नि 5 मार्क 2 वर्जन की। भारत की अग्नि 5 मिसाइल को लेकर एक सवाल काफी समय से पूछा जाता रहा है, आखिर ये मिसाइल कितनी दूर तक हमला कर सकती है। भारत ने अग्नि 5 की रेंज करीब 5000 से 5800 किलोमीटर तक बताई है, लेकिन कुछ चीनी रक्षा जानकारों ने इसके पुराने टेस्ट को देखकर एक अलग अनुमान लगाया था। उनका कहना था कि अगर मिसाइल पर रखा जाने वाला वजन यानी पेलोड कम कर दिया जाए तो अग्नि 5 करीब 8000 किलोमीटर तक जा सकती है। ध्यान रहे ये सिर्फ एक अनुमान था, भारत ने 8000 किलोमीटर की दूरी पर इसका टेस्ट नहीं किया है। अब 8 मई 2026 को अग्नि 5 मार्क 2 का टेस्ट हुआ और इसके बाद इस मिसाइल को लेकर चर्चा फिर तेज हो गई। ये टेस्ट उड़ीसा के चांदीपुर में मौजूद इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में किया गया था। इस टेस्ट की निगरानी DRDO और स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड ने की थी। टेस्ट के बाद एक अधिकारी ने बताया कि नई अग्नि 5 मार्क 2 में पुराने मॉडल की तुलना में 20% से ज्यादा वजन कम किया गया है। अब सवाल आता है कि वजन कम होने से मिसाइल की रेंज कैसे बढ़ सकती है। इसे बहुत आसान भाषा में समझिए, जब मिसाइल का वजन कम होता है तो उसके इंजन और ईंधन को पूरी मिसाइल को आगे ले जाने में कम मेहनत करनी पड़ती है। इसका फायदा ये होता है कि मिसाइल ज्यादा तेजी पकड़ सकती है और ज्यादा दूरी तक जा सकती है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि अगर सरकार चाहे तो अग्नि 5 मार्क 2 को 7000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तक पहुंचने की क्षमता के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि भारत ने अभी इस मिसाइल को 7000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर भी टेस्ट करके सार्वजनिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की थी। अब कुछ जानकारों ने पुराने 8000 किलोमीटर वाले अनुमान को नई अग्नि 5 मार्क 2 पर लागू करके एक और गणना की। नई मिसाइल 20% से ज्यादा हल्की बताई जा रही है और इसके ईंधन में भी सुधार किए जाने की बात सामने आई है। इन दोनों चीजों को देखते हुए कुछ गणनाओं में इसकी अधिकतम रेंज करीब 10,000 से 10,200 किलोमीटर तक निकलती है। लेकिन यहाँ आपको एक बात बहुत ध्यान से समझनी होगी कि ये अनुमान चीन की तरफ से लगाया गया है। DRDO या भारत सरकार ने ऐसी कोई रेंज घोषित नहीं की है। ये केवल कुछ उपलब्ध जानकारियों और मिसाइल की सामान्य तकनीकी गणना के आधार पर लगाया गया है। चलिए अब ये समझते हैं कि यह अनुमान कैसे लगाया गया। अगर मिसाइल का वजन कम हो जाता है और उसे सही या बेहतर ताकत वाला ईंधन मिलता है तो उसकी उड़ान की शुरुआती गति बढ़ सकती है और मिसाइल की गति में थोड़ी बढ़ोतरी भी लंबी दूरी पर काफी बड़ा असर डाल सकती है। इसी आधार पर कुछ गणनाओं में माना गया है नई मिसाइल पुराने अग्नि 5 से काफी ज्यादा दूर तक जा सकती है। अगर यह अनुमान भविष्य में सही साबित होता है तो अग्नि 5 मार्क 2 की क्षमता काफी बड़ी हो सकती है। लगभग 10,000 किलोमीटर की सैद्धांतिक रेंज का मतलब होगा कि भारत के पास बहुत लंबी दूरी तक पहुंचने वाली मिसाइल तकनीक मौजूद है। ऐसी क्षमता किसी भी देश की रणनीतिक ताकत को बढ़ाती है। लेकिन भारत शायद जानबूझकर इसकी सबसे ज्यादा रेंज का टेस्ट सार्वजनिक रूप से ना करे। इसकी वजह तकनीकी नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी है। अगर भारत ऐसी मिसाइल को उसकी पूरी क्षमता के करीब जाकर टेस्ट करता है तो इसका राजनीतिक संदेश काफी बड़ा हो सकता है। इसीलिए भारत अपनी मिसाइल को पूरी क्षमता के बारे में हमेशा हर जानकारी सार्वजनिक नहीं करता है। अभी अग्नि 5 मार्क 2 को लेकर सबसे पक्की जानकारी यही है कि इसका वजन 20% से ज्यादा कम किया गया है और इसमें तकनीकी सुधार किए गए हैं। इन बदलावों से मिसाइल की क्षमता पहले से बेहतर हो सकती है। साथ ही इसकी संभावना काफी ज्यादा है कि अग्नि 5 का मार्क 2 वर्जन 10,000 किलोमीटर की रेंज को भी टच कर जाए और भारत के लिए भारत का जो नेक्स्ट जनरेशन का मिसाइल है अग्नि 6 वो भी काफी करीब हो। अग्नि 6 को 12,000 किलोमीटर तक की रेंज वाली मिसाइल बताया जाता है और अगर भारत का अग्नि 5 मार्क 2 वर्जन 10,000 किलोमीटर को टच कर देता है तो साफ है कि भारत के लिए अग्नि 6 मिसाइल भी ज्यादा दूर नहीं है और उसकी रेंज भी 12,000 से 15,000 किलोमीटर तक जा सकती है। आपकी इन दोनों खबरों पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।